ममता बनर्जी ने जिस तरीके से रिबेटल किया है, जिस तरीके का रूप ममता बनर्जी ने दिखाया, मुझे लगता है कि इतनी अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी ने भी शायद की नहीं होगी। क्या बीजेपी का जो तरीका है उसको जवाब देने के लिए हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे बेस्ट नेता है ममता बनर्जी। पहले ना काम सारे होते थे, हाँ, थोड़ा सा शर्म से, थोड़ा सा लिहाज से, थोड़ा सा पर्दे के पीछे, ठीक है ना, नंगा नाच नहीं होता था। तमिलनाडु में एक नई पार्टी बड़े एक्टर की उभरी, अलपति विजय, उनके साथ भी बड़ी सुनवाई जो है वो चल रही है, पूछताछ हुई है अभी 7 घंटे की। ये सारा खेल हो रहा है, वहाँ पे चुनाव है हाँ अलायंस को लेके। जी, क्या लगता है आपको, अलायंस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? लिख के दे रहा हूँ। अच्छा सर, ये चाइना के साथ व्यापार ये भी कर रहे हैं हम लोग, कभी बहिष्कार करते हैं, कभी व्यापार करते हैं। वो कहता है तुम्हारी सारी जमीन हमारी, डंका बज रहा है, व्यापार कर रहे हैं, घाटा कमा रहे हैं, क्या सब कुछ हो रहा है ये चाइना वाइना के साथ। आप व्यापारिक संबंध और बढ़ा रहे हो चीन के साथ में, और वो आपको लगातार ठोकर, आपकी ज़मीन कब्जा कर रहा है, आपके सैनिक शहीद हुए, वो साथ दे रहा है पाकिस्तान का, उधर अमेरिका भी साथ दे रहा है पाकिस्तान का। तो ब्रह्मन स्वामी का आपने जिक्र किया था, एक बयान में उनका कोट किया, जब मैंने उनको इंटरव्यू किया था तो कहते थे कि अमेरिका से डरते हैं पीएम मोदी, और उसकी वजह यह है कि उनकी गुप्त जानकारियां कुछ अमेरिका के पास हैं। आपको लगता है उस बात में कहीं कोई दम है? मोदी जी की जो डिप्लोमेसी है, मुझे लगता है वो, उसको अगर मैं सिंपली एक शब्द में कहूँ तो वो फुटबॉल है। ये जो आरएसएस है या हिंदुत्व हार्डलाइनर्स की जो पॉलिटिक्स है, वो हमेशा अखंड भारत की बात करती है। देश के अंदर ये माहौल है कि मुसलमान जो भी हैं वो आतंकी होते हैं, मुसलमानों से नफरत करने के लिए प्रोपेल किया जा रहा है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश अगर मिल गया तो मुसलमानों की आबादी तो अच्छी खासी हो जाएगी। तो अखंड भारत आप झेलोगे कैसे? देखिए, ये तो जांच का विषय है। नमस्कार दोस्तों, देखी जाए के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और देखी जाए कि इस यात्रा में कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे, ये बताने के लिए हमारे साथ आदेश रावल जी, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, मौजूद हैं। बातचीत की जाएगी इनके साथ। आपको पता है सफ़र करते हैं हम लोग, तो सफ़र इस बार इंटरनेशनल भी होगा और नेशनल तो होगा ही होगा। छत्तीसगढ़, असम, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, चाइना, अमेरिका, वेनेजुएला, बहुत कुछ हो रहा है। बहुत कुछ होते होते मोदी जो है इन सब के बीच में सोमनाथ पहुंचते हैं। वहाँ एक नारा गूंजता है अखंड भारत का। पहले ये नारा योगी भी देते हैं। इन नारों पे भी बातचीत होगी यात्रा करते हुए। तो बातचीत शुरू करते हैं और देखते हैं कि यात्रा कहाँ से शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है। कोई रूट जो है वो हम लोगों ने तय किया नहीं है। तो यात्रा करते हैं, यात्रा के साथ आप जुड़ जाइए। आदेश जी, यात्रा शुरू करें जी। तो यात्रा शुरू करते हैं। मुझे लगता है सबसे पहले पश्चिम बंगाल से हमको करनी चाहिए। तो ईडी पश्चिम बंगाल पहुंचती है और कोलकाता में आईपैक के दफ्तर में रेड डाला जाता है। आईपैक जो ममता बनर्जी या टीएमसी का पूरा काम देख रही है। ममता बनर्जी बिल्कुल एंग्री यंग मैन वाली छवि वाला जो हीरोगिरी होता था 1970-80 के दशक में, वैसा कोई छवि उनकी दिखती है जब वो एक फाइल लेकर बाहर आ जाती हैं और बहुत कठोर शब्दों में वो सरकार को लगभग चेतावनी दे रही होती हैं। मतलब कुछ ऐसा था कि आर पार की लड़ाई लड़ो। तो आर पार की लड़ाई लड़ने वाला जो ये नारा है ममता बनर्जी का, चुनावों में भी देखने को मिलेगा क्या? ईडी की भूमिका पर हम आएंगे। नहीं, देखिए, वो तो बिल्कुल साफ साफ उन्होंने बता दिया है कि पश्चिम बंगाल बिहार नहीं है। एक तो सीधा संदेश ही है। दूसरा, ममता बनर्जी हमेशा से ही, जब वो कांग्रेस पार्टी में होती थी तब से लेके और आज तक जी, और बंगाल की मुख्यमंत्री बनना, लेफ्ट के 35 साल के शासन को उखाड़ फेंकना और लेफ्ट को साफ ही कर देना पश्चिम बंगाल से, तो नेता तो वो हैं, इसमें तो कोई किसी को शंका नहीं है। और मैं कहूँगा कि बहुत लड़ाकू नेता हैं, आखिर तक लड़ती हैं। पिछली बार देखो आप, जब विधानसभा चुनाव था तो इतना ज़्यादा फोकस किया नेशनल मीडिया ने और बीजेपी ने वहाँ पे कि बस इस बार तो बीजेपी बंगाल में आई जाएगी, दरवाज़ा तोड़ देगी। लेकिन रिजल्ट क्या आया? 70 सीटों पर सिमट की बीजेपी। जी। इस बार भी वैसा ही माहौल बनाया जा रहा है। एसआईआर से शुरुआत की थी उसकी, लेकिन एसआईआर को भी ममता बनर्जी ने अपने सरकार और अपने कार्यकर्ताओं के जरिए अपने पक्ष में कर लिया। जी। अब इन्होंने कहा घुसपैठिए, बांग्लादेशी वहाँ पे हैं, ठीक है। अब जब वो डाटा सामने आया, जब आपने कहा कि कागज़ दिखाओ, तो उन्होंने अपने कागज़ दिखाए। तो एसआईआर के जरिए भी जब बीजेपी वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, तो अब ईडी की एंट्री होती है।
और ईडी, अब देखो मामला है कोयला तस्करी का जी, और रेड हो रही है आईपैक। आईपैक पे। तो आईपैक एक कंपनी जो चुनाव मैनेजमेंट देखती है, जो चुनाव में मदद करती है पॉलिटिकल पार्टीज की, उसका क्या मतलब है 5 साल पुराने कोयला तस्करी के मामले से? लेकिन कहा यह भी जा रहा था ना कि भाई जो राउट हुआ पैसा वो अल्टीमेटली हवाला के थ्रू आईपैक को दिया गया, कुछ हिस्सा उसी तस्करी का। नहीं, अभी तक आधिकारिक रूप से कहाँ का आइडिया नहीं ऐसा कुछ भी। ये तो हम अज्यूम कर रहे थे कि ऐसा हुआ होगा। मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ कि भाई पहली बात तो ये है कि वो 2020 की एफआईआर है जी, 5 साल बाद चुनाव से ठीक 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, आपको अभी उसकी याद क्यों आ रही है? सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, आप वहाँ कोयला ढूंढने नहीं गए थे या पैसे ढूंढने नहीं गए थे, आप वहाँ गए थे डाटा लेने के लिए। जी, जो डाटा इन कंपनीज के पास होता है और उसमें टीएमसी की स्ट्रैटेजी क्या है, किन किन सीटों पे क्या स्ट्रैटेजी है, किन किन सीटों पे कौन से उम्मीदवार हैं, क्योंकि डाटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज की डेट में चुनाव के बीच में। जी, डाटा के सारे ही ये जो कंपनीज हैं इनको हायर किया जाता है और आजकल सारी पॉलिटिकल पार्टीज इनको हायर कर रही हैं, चाहे आईपैक हो, चाहे डिज़ाइन बॉक्स हो, चाहे सुनील कानूगोलू की कंपनी है वो है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज मार्केट में हैं और ये चार्ज ही बहुत मोटा करती हैं। आप देखो कि प्रशांत किशोर का जो क्या बिजनेस सही तो था, एग्जैक्टली। अब वो आईपैक से बाहर है क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी बना चुके हैं। मेरा एक सवाल इसमें ये है, आपका फ्लो तोड़ने के लिए माफी के साथ, कि आईपैक के साथ प्रशांत किशोर का नाम ही जुड़ता है और जब का ये मामला है 2020 का, उस वक्त तो आईपैक के साथ प्रशांत किशोर थे। प्रशांत किशोर बिहार चुनाव लड़ते हैं, लेकिन कोई बातचीत, कोई सुगबुगाहट होती नहीं है। प्रशांत किशोर जब आईपैक से अपने आप को अलग कर देते हैं तो ये सुगबुगाहट और टाइमिंग ऑब्वियसली बंगाल इलेक्शन का है, इसमें भी किसी तरह की राजनीति देख पाते हैं क्या आप? देखिए, ये तो जांच का विषय है। अच्छा, ये जब आगे इसकी परतें खुलेंगी और अगर सही मायने में कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और उसमें आईपैक इन्वॉल्व है तो फिर ईडी बताएगी सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है जी। और ये जो फेडरल सिस्टम है भाई, जो राज्यों की पावर है, शक्तियां हैं, या जो केंद्र की शक्तियां हैं, ये लड़ाई उसकी होगी अब कि ईडी जो केंद्र की जांच एजेंसी है वो स्टेट जो गवर्नमेंट है वो उसमें इंटरवीन कर रही है, उसको जांच नहीं करने दे रही है। तो ये मामला अब जाएगा संविधान की तरफ और संविधान के हिसाब से ही इसमें उन धाराओं के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना वर्डिक्ट देगा। लेकिन आज उन्होंने कह दिया है कि हम नोटिस जारी करते हैं ममता बनर्जी को या सरकार को, बंगाल सरकार को, वो बताएं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और अगली सुनवाई मेरे हिसाब से 3 फरवरी को है जी। तो 15 दिन के लिए मामला टल गया है। लेकिन ईडी की जो मंशा है वो अभी तक बाहर नहीं आई है। बहाना है 2020 का कोयला तस्करी का मामला और 2020 की एफआईआर। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आपको इन पिछले 5 सालों में याद क्यों नहीं आई? एग्जैक्टली, टाइमिंग ही वही तो आपकी जो नीयत है उस पर सवाल खड़े करती है कि आप चुनाव से ठीक पहले ईडी की एंट्री क्यों करते हैं। अब मैं आपको एक पैटर्न देता हूँ। पैटर्न क्या है? इन पिछले 1.5 साल में 3 चुनाव ऐसे हैं जिसमें झारखंड, दिल्ली और महाराष्ट्र ठीक चुनाव से पहले ईडी की एंट्री होती है जी। और बंगाल में सेम देख लो आप। तो ये पहले, मैं एक बात मैं हमेशा कहता था, पहले ना काम सारे होते थे, हाँ ठीक है, थोड़ा सा शर्म से, थोड़ा सा लिहाज से, थोड़ा सा पर्दे के पीछे, ठीक है ना, नंगा नाच नहीं होता था। अब क्या है ना कि तुम्हें जो करना है कर लो, जो सोचना है सोच लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नैतिकता वैतिकता जैसे घटिया ना नैतिकता की स्पेस नहीं बचा है राजनीति में। घटिया शब्द मैं कह रहा हूँ, बस आप समझे ना इसे। मतलब नैतिकता जो होती थी वो अब देखो ना, वो सब में होती थी, क्रॉस द पार्टी लाइन। यस, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इवन मीडिया में भी होती थी। लेकिन अब नैतिकता कहाँ चली गई मेरे समझ नहीं आता। मैं कई बार सोचता हूँ इस बारे में। एक उदाहरण और देता हूँ आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय एक नेता है, कांग्रेस पार्टी के थे। विधानसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी चले गए, वो लोकसभा चुनाव हार गए थे। तो अब उन्होंने अपनी मन की इच्छा जाहिर की कि मैं कांग्रेस पार्टी वापस जाना चाहता हूँ। 3 ठिकानों जाहिर की थी। अगले दिन एसीबी की 3 ठिकानों पर रेड, जाके दिखा, कहता डार्लिंग कहाँ जा रहे हो? मतलब देखो ये क्या है, इससे साफ साफ और क्या हो सकता है? मतलब अब अगर कोई ये कहे कि दबा छुपा और ये किया जाए, नहीं, इससे खुला और क्या किया जाएगा? अच्छा, ईडी तो कर रही थी, सीबीआई भी कर रही थी, इनकम टैक्स भी कर रहा था।
अब राजस्थान यानी भजनलाल सरकार भी जो है, भजनलाल शर्मा फॉर्म में आ गया, कह रहे एसीबी को एक्टिव करो, भेजो इनको, ये कहाँ जा रहे हैं हमें छोड़ के, इनको जाने नहीं देंगे। मतलब इतना प्यार करते हैं कांग्रेसियों से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इतना ज़्यादा खुल्लम खुल्ला, मैं कहता हूँ कि काम सारे होते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, काम सारे होते हैं राजनीति में, लिहाज से होते हैं, पर्दे के पीछे होते हैं, चुपचाप होते हैं, गुपचुप होते हैं, ठीक है ना, ऐसे नहीं होता है यार। ये होता ना, आंखों की शर्म तो हो रही है ही नहीं, शर्म लिहाज तो बची ही नहीं है। शर्म लिहाज बेच के पावरफुल सरकार बनती है शायद। बस एक चीज़ है, सत्ता हासिल करनी है किसी भी कीमत पे। अच्छा मान लो कर लिया आपने, उसके बाद चलो अब पूरा भारत पे आपका कब्जा हो गया, अब क्या करोगे? भगवा फैल गया, पूरे सारे स्टेट्स में फैल गया, अब देश में आप थर्ड टाइम हो, आगे जवाब तो जनता को देना है ना। एग्जैक्टली। उनको क्या कहोगे, सरकार कैसे बनाई थी? तो सब चीज़ अपना के, एसआईआर करके और ईडी की रेड करके, सीबीआई को भेज के, उधर देखो सीबीआई को एक्टिव कर दिया तमिलनाडु में। तो शर्म लिहाज नैतिकता अलमारी में बंद है। और मुझे लगता है कि ये इनका जो अखंड भारत है ना, मुझे लगता है उसकी परिभाषा यही है, ताकि पूरे जब नक्शा सामने आए भारत का तो वो हर राज्य जो हो भगवा दिखाई दे। यही अखंड भारत, यही अखंड भारत है। अखंड भारत में किसी तरह की डाइवर्सिटी नहीं हो। नहीं, हालांकि अखंड भारत पे भी हालांकि हिंदुस्तान जाना जाता है डाइवर्सिटी के लिए ही है। और किसी ने कल मनाई, किसी ने आज मनाई मकर संक्रांति, और पूरे देश में मनाई जाती है ये, डिफरेंट नाम से, अलग अलग नामों से, अलग अलग नामों से। ये डाइवर्सिटी है, राइट। लेकिन इनकी डाइवर्सिटी क्या है कि सब कुछ हमारा ऐसा होना चाहिए, एक कलर, एक नेता, एक नाम, एक चुनाव, सब कुछ एक पे सिमट जाता है। वह इन सारी विषयों पे जितनी बातें कर गए हैं सर, जो तमिलनाडु की बात कर दी, सीबीआई की बात की, तो उन सब चीज़ों पे डिटेल में भी आएंगे धीरे धीरे, और ईडी की भूमिका पर आएंगे। लेकिन उससे पहले एक और सवाल आदेश जी, मैं इस पे चाहता हूँ कि बातचीत हो। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से रिबेटल किया है, या जिस तरीके का रूप ममता बनर्जी ने दिखाया, मुझे लगता है कि इतनी अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी ने भी शायद की नहीं होगी क्या? नहीं, उनको पता है, उनको पता है ममता बनर्जी ऐसे हार मारने वाली नेता नहीं है। तो इसके क्या रिपरकशंस आप देख रहे हैं? रिपरकशंस कुछ नहीं है, लड़ाई होगी आर पार की, चुनावी लड़ाई है। हो तो ये भी सकता है जो आदेश रावल ने ट्वीट किया है, बर्खास्त कर दे सरकार। नहीं, ये डिपेंड करेगा कोर्ट की टिप्पणी के ऊपर, ये डिपेंड करेगा टीडीपी और जेडीयू के रुख के ऊपर, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है चंद्रबाबू नायडू इस बात के पक्ष में कतई नहीं है कि किसी की सरकार को, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाए, ठीक है। लेकिन जिस तरह की ये सरकार है, ये ज़्यादा परवाह नहीं करती अपना एलाइज वलाइज की, तो अगर कोर्ट कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग टिप्पणी कर देता है जिससे सरकार के इस फैसले करने में थोड़ा समर्थन मिल जाए, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि ममता बनर्जी के पास आज की डेट में जो सबसे बड़ी पावर है उसकी, वो है स्टेट की मशीनरी, राइट, जो एनडीए के पास बिहार में थी। उन्होंने जो 6,000 रुपये खाते में भेजे, महिलाओं के खाते में 10,000, माफ़ कीजिएगा, 10,000 जो भेजे, तो अगर सरकार नहीं होती क्या भेज पाते? नहीं भेज पाते। तो एनडीए की सबसे बड़ी पावर थी उनके पास स्टेट मशीनरी, जिस कारण वो बिहार जीते। ममता बनर्जी के पास भी सेम पावर है, स्टेट गवर्नमेंट, इसीलिए वो एसआईआर का ज़्यादा असर बीजेपी के पक्ष में नहीं दिखाई देगा आपको। और क्योंकि वो लड़ाकू भी हैं, और उनके पास जो कार्यकर्ता हैं वो हर वार्ड में, हर गांव में, हर शहर में, हर जिले में, उनका जो कार्यकर्ता है वो बिल्कुल फैनेटिक है, राइट। वो लड़ना जानता है, और वो कहाँ वो बोतल में डाल के बम फेंक देते हैं, वो बंदा मार दिया और ये कर दिया, वो पॉलिटिकल वायलेंस बंगाल में बहुत आम चीज़ है। जो जितने ऐसे कार्यकर्ता पहले लेफ्ट के पास होते थे, वो सेम आज ममता बनर्जी के पास है। मतलब किसी भी तरीके से चले जाइए, हाँ, ममता बनर्जी हर तरीके से आपको जवाब देने में, बीजेपी का जो तरीका है उसको जवाब देने के लिए हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे बेस्ट नेता है ममता बनर्जी। नैतिकता की बात हम कर रहे थे, अगर यहाँ नहीं है तो वहां भी नहीं है, वहां भी नहीं है। ठीक, तो लालू प्रसाद, क्योंकि वो जानती है ना, इनसे लड़ना है तो इस लेवल पे आना पड़ेगा, राइट। यू हैव टू कम टू देयर पिच, और उस पिच पे भी ममता बनर्जी उसको होम पिच बना के, होम पिच बना के खेलेंगी। आप याद करो पिछली बार क्या हुआ था, सेम हुआ था, और तब भी कलकत्ता पुलिस कमिश्नर ने ईडी के लोगों को अरेस्ट कर लिया था, राइट। हाँ, याद है जी। सेम परिस्थिति वैसी बन रही है फिर। लेकिन फिर सवाल यही उठता है कि आप चुनाव से पहले ईडी क्यों भेजते हो? आप 5 साल तक ईडी क्यों नहीं भेजते? और क्यों वो नेता
जो पहले टीएमसी में थे वो आपकी तरफ आ गए हैं, तो उनका सारा भ्रष्टाचार धुल गया है, शुभेंदु अधिकारी से लेकर सब। मुकुल रॉय तक। अच्छा, इसलिए भेजते हैं, मेरे पास तो जवाब है, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। आपने एक सवाल पूछा, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं आदेश रावल जी, उनके ट्वीट पे जवाब मिला कि बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है, उस वॉशिंग मशीन के लिए जो सर्फ एक्सेल डाला जाएगा सफाई के लिए वो ईडी के पास है, तो इसलिए भेजते हैं। अब मैंने आदेश रावल जी के इस ट्वीट को एलैबोरेट करिए। मैंने ये लिखा कि वो जो वॉशिंग मशीन तो है बीजेपी के पास, आप देख लो, आप स्टेट वाइज देख लो, और मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ एक एक करके। बंगाल से शुरू करते हैं जी। 2020 की एफआईआर, 5 साल बाद ईडी की रेड। 2021 की एफआईआर महाराष्ट्र में मनी लॉन्ड्रिंग को लेके, 2024 में रेड। दिल्ली में आ जाओ, अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले की 2022 की एफआईआर जी। 2024 में पहले से सोदी अरेस्ट होते हैं, फिर केजरीवाल अरेस्ट होते हैं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरेस्ट करते हैं जी। 2023 की एफआईआर झारखंड में, 2024 में चुनाव से 10 महीने पहले हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार करती है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर अगेन। 2 सिटिंग मुख्यमंत्रियों को ईडी ने गिरफ्तार किया, और अब 2025 में 5 साल बाद बंगाल में ईडी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो सर्फ एक्सेल है, जो आपके सारे दाग जो है बिल्कुल साफ कर देता है, वो ईडी के पास है। उसका मैंने ऐसे नहीं लिखा हो कि हवा में लिख दिया कुछ भी, उसके पीछे एक सोच थी। वॉशिंग मशीन तो है बीजेपी के पास। ऐसा क्या होता है भाई कि जितने नेता भ्रष्टाचारी हैं विपक्ष में, जैसे ही वो उधर जाते हैं मामला ठंडा सा पड़ जाता है। ठंडा, सारा कुर्ता साफ हो जाता है उनका, टाइड, सर्फ एक्सेल, रिन, सब बिल्कुल चमका देते हैं वो। अब बात आएगी कि भाई अजीत पवार के यहाँ जो कंपनी थी डिजाइन बॉक्स, उसमें भी तो रेड हुई। मैं वही उस पर आने वाला था, अजीत पवार का, क्योंकि एक बयान भी बड़ा वायरल हुआ था जब उन्होंने कहा था कि जो लोग मुझे भ्रष्टाचारी बोलते थे, ये देखो साथ में बैठ के सरकार चला रहा है। 70,000 करोड़ इरिगेशन घोटाला, राइट, सिंचाई वाला है। अब क्योंकि वो भाजपा के साथ है तो उनके हैं, लेकिन जो वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ देवेंद्र फडणवीस वर्सेस अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस वर्सेस एकनाथ शिंदे। तो जो वहाँ पे रेड हुई है वो किसने कराई? फडणवीस साहब ने कराई, साफ साफ दिख रहा है। तो वहाँ कोई दिल्ली का इंटरफेरेंस नहीं है। जो अजीत पवार के जो बेटे का जमीन घोटाला आया, वो कैसे बाहर आया? देवेंद्र फडणवीस। स्थानीय लेवल पे, प्रादेशिक लेवल पे वो हो रहे हैं, पार्टनर हैं, सरकार में हैं, मंत्री हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस बार बार अपने होने का एहसास करा रहे हैं, वो सिस्टम कैसे हिला रहे हैं। तो ईडी जो है सर्फ एक्सेल, उसका लगातार यूज हो रहा है और हर प्रदेश में, और वो तो देख भी रहे हैं हम सिलसिलेवार तरीके से, किस तरीके से हेमंत सोरेन हो, अरविंद केजरीवाल हो, वही वाली चीज अब शायद ममता बनर्जी के साथ दोहराने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस पार्टी देख लो जी, और स्टेट वाइज देख लो, हेमंत बिस्वा शर्मा आरोपी थे करप्शन के, उधर गए, सारे दाग धुल गए, साफ हो गए। ठीक है। शुभेंदु अधिकारी देख लो, अजित पवार देख लो, छगन भुजबल, नारायण राणे, अशोक चौहान, लंबी फेरिस्त है। मतलब मैं गिनवाऊंगा तो मतलब हो नहीं पाएगा। वो कई बार प्रियंका गांधी कहती हैं जब वो ऑफ रिकॉर्ड बात कर रही होती हैं कि जब मैं उधर देखती हूँ संसद में तो सारे हमारे वाले ही बैठे हुए हैं। तो ये सब पॉसिबल हो पा रहा है ईडी जैसे एक पुरानी कहावत थी कि कांग्रेस और शराब छोड़ने की चीज़ नहीं है। अच्छा, ऐसा पुराने कांग्रेस ही कहा करते थे, तो हम तो बहुत जूनियर थे तब सुनते थे उनसे। तो अब क्या हो रहा है, अब जब उधर झांकते हैं ट्रेजरी बेंचों की तरफ तो देखते हैं सारी कांग्रेस ही बैठी हुई है। छोड़ने की चीज़ है नहीं ना, इसलिए पकड़ के रखे हुए हैं। अब ये जो तमिलनाडु में एक नई पार्टी बड़े एक्टर की उभरी, थलापति विजय, उनके साथ भी बड़ी सुनवाई जो है वो चल रही है, पूछताछ हुई है अभी 7 घंटे की, और पोंगल के बाद फिर होगी। इसका भी इसी सिलसिले में से आप देखते हैं या कुछ अलग राजनीतिक समीकरण है वहां पर? सीबीआई के पास टाइड है। अच्छा, ये सारा खेल हो रहा है वहां पे, चुनाव है, हाँ, अलायंस को लेके जी, अलायंस करना है विजय की पार्टी के साथ में। विजय की पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक बातचीत चल रही है, क्योंकि कांग्रेस के जो वहाँ के प्रभारी हैं वो और कुछ नेता और हैं, वो इस बात के पक्ष में हैं कि विजय की पार्टी के साथ अलायंस होना चाहिए, लेकिन जो बीजेपी की दिल्ली लीडरशिप है वो ये होने नहीं देगी। इसीलिए सीबीआई की एंट्री हुई है और उनको बता दिया गया है कि सोचना ही मत,
करने की कोशिश भी मत करना, और अगर कर भी लिया ना फिर भी नहीं छोड़ेंगे। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, क्या लगता है आपको, अलायंस हो पाएगा या नहीं हो नहीं? पाएगा, डर? लिख के दे रहा हूँ, अलायंस नहीं हो सकता। अगर विजय का अलायंस होगा तो सिर्फ बीजेपी से होगा या AIDM, जहाँ बीजेपी चाहेगी वहाँ विजय थलापति की पार्टी का अलायंस होगा। पोस्ट पोल क्या सिनेरियो बनेगा मुझे नहीं पता, मैं प्री पोल की बात कर रहा हूँ। अगर कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं वो ये सोच रहे थे कि वो DMK छोड़ के उसकी तरफ जा सकते हैं, तो वैसा बीजेपी होने नहीं देगी, और ये उसकी पहली कड़ी है। जो मैंने कहा कि CBI के पास टाइड है, तो टाइड का यूज हो रहा है वहाँ टाइड का यूज़ हो रहा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और उनको समझा भी दिया गया कि उधर झांकने की कोशिश मत करना। कि हीरो रहिए स्क्रीन पे, यहाँ ज्यादा हीरोगिरी नहीं चलेगी। कुछ ऐसी बात चल रही है? नहीं, कह दिया, चल नहीं रही है, अच्छा, कह दिया है। चलिए, लिखित में दे रहे हैं आदेश जी, तब तो ठीक ही बात है। आप लोगों की मेमोरी शार्प है, मुझे पता है। याद रखिएगा, लिख के नोट कर लीजिए, अगर कुछ हुआ तो सवाल पूछ लीजिएगा, हम लोग आलोचना करिएगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा सर, ये चाइना के साथ व्यापार ये भी कर रहे हैं हम लोग, कभी बहिष्कार करते हैं, कभी व्यापार करते हैं। वो कहता है तुम्हारी सारी जमीन हमारी, कई जगहों पे तो दावा ठोक दिया गया। डंका बज रहा था हमारा, डंका बज रहा है, व्यापार कर रहे हैं, घाटा कमा रहे हैं, क्या सब कुछ हो रहा है ये चाइना वाइना के साथ? 43,500 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने हमारी कब्जा कर रखी है। 2020 में गलवान की घाटी में एक घटना होती है और हमारे 20 जवानों शहीद हो जाते हैं। आपको याद होगा, संतोष बाबू भी थे उसमें, आपके राज्य के, बिहार से। और गलवान की उस घटना के बाद से इन्होंने कहा कि चीन को बॉयकॉट करो, व्यापार बंद करो, ये करो वो करो। इन्होंने एक ड्रामे के तौर पे टिकटॉक को बंद कर दिया और कुछ चीज़ें और बंद कर दी, लेकिन एक जो बड़ा व्यापार था वो जारी रहा। अब आओ भारत की डिप्लोमेसी पे जो इस वक्त चल रही है जी। एक तरफ लात मारता है अमेरिका, हम लोग फुटबॉल हो गए हैं। वो लात मार रहा है तो हम चाइना के पास भाग रहे हैं, चाइना मार रहा है तो हम अमेरिका के पास जा रहे हैं जी। बीच में हम कभी कभी रशिया के पास भी जा रहे हैं। ठीक है, अब चीन ने हमारी जमीन कब्जा कर रखी है जी। दावा करता है अरुणाचल के ऊपर। ठीक है, सैनिकों की मैपिंग करता है जी। पाकिस्तान का साथ देता है, और अब कह रहा है कि जो सक्शगाम घाटी है उस पे भी आपका जो दावा है उसको हम खारिज करते हैं। चीन कह रहा है ये उस वक्त कह रहा है जब हम चीन के साथ व्यापार बढ़ा रहे हैं, जबकि लगातार घाटे में भी है। लगातार हम खरीदते ज्यादा हैं, बेच कम पाते हैं। नहीं, हम हमारे मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं ना, हम तो असेंबल के मैन्युफैक्चरिंग बोल रहे हैं जी। असली मैन्युफैक्चरिंग वही कर रहे हैं, चीन ही कर रहा है। अब मई में ऑपरेशन सिंदूर होता है, ऑन रिकॉर्ड बीजेपी नेता ने कहा था कि हमारे 5 जहाज गिरे, हम तो उन्हीं को कोट कर रहे हैं, स्वामी जी को, तो उस पर मैं जाना नहीं चाहता। भारतीय सेना ने यह कहा कि हमारा जो युद्ध था वो पाकिस्तान से नहीं था, वो चीन से था। पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा था, इसलिए हमारा जो नुकसान हुआ वो इसलिए हुआ, और बाद में हमने स्ट्रैटेजी चेंज की, हमने पाकिस्तान को रोन दिया। वो अलग बात है कि अमेरिका ने फिर उसमें सीज फायर कर दिया। ठीक है, तो जब क्या हुआ, जब चाइना ने आपको ठोका पाकिस्तान के पीछे जाके, अब अमेरिका के पास भाग गए, बीच में आप रशिया के पास चले गए, फिर अमेरिका कूद गया और वो कहता है कि तुम रशिया तेल लेना बंद करो, जो तुम रशिया तेल ले रहे हो उससे वो पैसे जा रहे हैं और उस पैसे को वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल कर रहे हैं। यही हुआ, हम फिर वापस आ गए, अमेरिका से वापस आए हम जी। फिर हम रशिया के पास गए, उनको हमने यहाँ बुलाया, सब कुछ हुआ। अब हम कहाँ घूम रहे हैं, हम घूम रहे हैं यानी अमेरिका तय कर रहा है कि हम तेल कहाँ से परचेज करेंगे, पहली बात जी। दूसरी बात, आप व्यापारिक संबंध और बढ़ा रहे हो चीन के साथ में, और वो आपको लगातार ठोक रहा है, आपकी ज़मीन कब्जा कर रहा है, आपके सैनिक शहीद हुए, वो साथ दे रहा है पाकिस्तान का, उधर अमेरिका भी साथ दे रहा है पाकिस्तान का जी। जनरल असीम मुनीर को बुला के वो व्हाइट हाउस में खाना खिला रहे हैं। तो आपकी डिप्लोमेसी क्या चल रही है भाई? ये डिप्लोमेसी होती है? कहीं भी ना स्टेबिलिटी नहीं है, चलते जा रहे हैं बस। स्टेबिलिटी नहीं है, दूसरा ये है कि कहीं पे पावर भी नहीं दिख रहा है। एज ए नेहरू जी जब गुटनिरपेक्ष होने का फैसला करते हैं,
जब भारत आज़ाद हुआ था, तब ये नहीं था कि हम किसी के मातहत काम करेंगे, किसी के साथ अलाई होकर काम करेंगे। भाई गुट निरपेक्षता हमारी नीति रहेगी और हम उस हिसाब से खड़े रहेंगे, किसी सुपर पावर के आगे झुके नहीं। इंदिरा गांधी को खूब पता था कि अमेरिका जो है वो नाराज होगा, लेकिन उस नाराजगी को की परवाह किए बगैर वो बांग्लादेश जाती है, मतलब बांग्लादेश को क्रिएशन कर देती है लगभग। हाँ। इंदिरा गांधी तो और परवाह नहीं की अमेरिका की। परवाह नहीं की। हाँ। इसी नरसिम्हा राव जब अमेरिका पनामा के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करता है, तब उसके खिलाफ बात करते हैं। अब अमेरिका वेनेजुएला पे हमला कर रहा है और हमारी सरकार एक बयान तक जारी नहीं कर पाई। अब आगे सुनना क्या होगा। अब अमेरिका कहेगा कि जो तेल है ना वेनेजुएला में, इसको परचेज करो और हम करेंगे। भविष्यवाणी कर रहा हूँ, हालांकि मैं ज्योतिष नहीं हूँ और मैं स्टूडेंट भी नहीं हूँ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, आपको पता है। मैं तो देश की राजनीति में खुश रहता हूँ। यानी सब कुछ अमेरिका तय कर रहा है। आप रशिया तेल परचेज नहीं करोगे, ठीक है जी, नहीं करेंगे। अच्छा, हमने परचेज करना बंद कर दिया। क्या उसके बावजूद जो एक्स्ट्रा टैरिफ 25% लगाया गया था भारत के ऊपर, जस्ट बिकॉज कि हम तेल परचेज करते थे रशिया पे, वो कम हुआ? नहीं हुआ। तो फिर आपने तेल लेना बंद क्यों किया? डील क्या की थी आपने? भाई आपका हिस्सा है क्या पूरे? मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, जब आपने ये कहा कि आप तेल परचेज मत करो, तो मुकेश अंबानी की जो कंपनीज वहाँ से तेल परचेज कर रही थी, उसको रिफाइंड कर रही थी हिंदुस्तान में और यूरोप के देशों में बेच रही थी, उसमें काफ़ी मुनाफा था। कोई बात नहीं, हक, वो तो सबका अधिकार है मुनाफा कमाना तो। लेकिन जब आपने कहा कि रशिया से तेल परचेज मत करो, आपने बंद कर दिया। एक्स्ट्रा टैरिफ आपके ऊपर लगाया गया 25%, जो कि 50% हो गया था बाद में। वो उसका क्या हुआ? वो एज इट इज आज भी है। रिलैक्सेशन तो आपको कहीं मिला नहीं। और अब वेनेजुएला आ गया है। अब अमेरिका कहेगा कि भैया इसका तेल तुम परचेज करो, और वो हम करेंगे। ये स्थिति हमारी डिप्लोमेसी की। क्यों आपको लगता है ये स्थिति क्यों आई है? भाई सुब्रमण्यम स्वामी का आपने जिक्र किया था, एक बयान में उनका कोट किया जब मैंने उनको इंटरव्यू किया था। कहते थे कि अमेरिका से डरते हैं पीएम मोदी, और उसकी वजह यह है कि उनकी गुप्त जानकारियां कुछ अमेरिका के पास है। आपको लगता है उस बात में कहीं कोई दम है? नहीं, मुझे नहीं पता इस बात के बारे में। जैसे मैंने पहले कहा कि ये बड़ा वाइड इशू है, इंटरनेशनल जो रिलेशंस होते हैं। मैं तो जो देख रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ, जो मेरे आंखों के सामने घट रहा है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अमेरिका बार बार आपको दबा रहा है। ट्रम्प कह रहा है कि मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं, उनको पता है कि मैं नाराज़ हूँ। भाई की तो गर्लफ्रेंड है क्या? नाराज़ है तो खुश करना है। अमेरिका एक बड़ा व्यापारी है और वो हर चीज़ में व्यापार देखता है, ट्रेड देखता है। आपको याद है जब उसने सीज फायर किया इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तब उसने क्या कहा था कि मैंने ट्रेड के कारण ये किया है। ट्रेड का हवाला दिया, व्यापार करना है तो बंद करो। ठीक है, दिया था ना। अब वो चाहता है कि हम अपनी मार्केट खोल दें, खासतौर पर एग्रीकल्चर मार्केट, वो हम खोल नहीं सकते। तो हमारी जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं या जो मोदी जी की जो डिप्लोमेसी है, मुझे लगता है वो, उसको अगर मैं सिंपली एक शब्द में कहूँ तो वो फुटबॉल है। वो घूम रही है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, ऐसे चल रही है। वो लात मार रहा था, उसके पास जा रहे हो, वो मार रहा था, उसके पास जा रहे हो। ऐसे नहीं चलती। किसी को भी झप्पी पाल लो, किसी के भी गले पड़ जाओ, ये डिप्लोमेसी, फोटो खिंचवा लो, ये डिप्लोमेसी नहीं होती। और कुछ चार भांड मिलके उसको फिर ये कहें कि देखो ये है डंका बज रहा है, और ये चौथी देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वह विश्व की अर्थव्यवस्था है, और हम इतने जीडीपी हमारी कितनी बूम कर रही है। अरे ये सब ठीक है, ये नारे ठीक हैं, ये सब चीज़ें ना अच्छी लगती हैं भाषणों में, या आपका जो अपना वोट बैंक है, बीजेपी के जो समर्थक हैं, उनके लिए वो सब ठीक है। लेकिन जब आप लार्जर पर्सपेक्टिव में सोचोगे, इस देश के बारे में बात करोगे, तो आप उसमें बहुत सारी खामियां मिलेंगी आपको, और वो सबको पता है। और शायद इसी कारण वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू करके एक संस्था है जिसने पावरफुल नेशंस की लिस्ट जारी की है, और शुरू के 10 जो राष्ट्र है, देश हैं, उनमें कहीं भी हमारा नाम कुछ दिख नहीं रहा है। और मुझे लगता है कि स्कूल कॉलेज के समय में जब हम देखते थे कि भारत, अमेरिका, चीन, रशिया ये सुपर पावर है और भारत सुपर पावर बनने वाला है, अब फिलहाल उस लेवल पे हमारी बातचीत नहीं हो रही है। क्या है ना, देखो हम ना विकासशील देश थे। मैं इस दौर की बात नहीं कर रहा हूँ मोदी जी की, क्योंकि इसमें तो क्या हो गया, इसमें हर चीज़ में इन्होंने डाटा को वो चेंज कर दिया है पूरा। जीडीपी को जिस तरीके से नापते थे उसका वो स्टाइल चेंज कर दिया। ठीक है, मैनिपुलेशन है, डाटा में मैनिपुलेशन खूब बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और यहाँ पे हर चीज़ को आप ऐसे मार्केटिंग करते हो कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया,
फलाना इंडिया, डिकड़ा इंडिया, एक बार आप कहते हो, वो कैंपेन चलता है, फिर आप उसको भूल जाते हो, फिर आप दूसरे नारे पे आ जाते हो। तो इससे एक संदेश दूसरा क्या है कि आपकी इन सारी बातों को, सच है या झूठ है, इस देश की मीडिया जो लोगों तक पहुंचाती है कि देखो ये हो गया इंडिया में, तो वो इनकी सबसे बड़ी शक्ति है। तो लेकिन जो असली चीज़ है ना, अगर आप डाटा मैनिपुलेट ना करो, ठीक है, और आपके खिलाफ जो है वो सही बात देश को बताई जाए, मीडिया के जरिए, अखबार के जरिए, टीवी के जरिए, जितने भी माध्यम हैं। आज विपक्ष के पास क्या माध्यम है? सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया है, नेशनल मीडिया तो है ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नारे हैं वो ठीक है, वो आपका अपना स्टाइल है पॉलिटिक्स करने का, उसमें मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से आपकी ये जो कूटनीति होगी है, जिसमें आप फुटबॉल बन के रह गए हो, हर आदमी आ रहा है, आपको लात मार के निकल जा रहा है, और आप कुछ ना कुछ उसको दे ही रहे हो, ले कुछ नहीं रहे हो। चाइना का व्यापार दे रहे हो, अमेरिका को दे रहे हो, रशिया को दे रहे हो, ले क्या रहे हो? यानी हमारा जो घर है वो कोई और चला रहा है बैठ के। लग ऐसा ही रहा है कि फैसले अपने नहीं हो रहे हैं। भाई मैंने आपको उदाहरण दिए ना, तेल परचेज करना अमेरिका बताएगा कहाँ से करना है, कहाँ से नहीं करना है। मुझे एक और चीज़ चेक करना, कहीं ऐसा ना हो ये जो जितनी कंपनीज के साथ ये कारोबार कर रहे हैं वापस चीन, उसमें टिकटॉक भी आएगा कहीं ना कहीं से, देखना पक्का आएगा। बहुत सारी भविष्यवाणियां हो गई हैं इस शो में। हाँ पक्का आएगा वो भी, मेरी नज़र सिर्फ उसी पे है। टिकटॉक यूजर्स खुश हो रहे होंगे, अगर आप खुश हो रहे हैं तो बताइए। और इन सब के बीच में चाइना की पार्टी हिंदुस्तान में आती है और वो संघ के लोगों से मिलती है। ये है राष्ट्रवाद। शक्सगाम घाटी को कहती है आपकी नहीं है, हटो इससे पीछे, और संघ के लोग चीन की पार्टी से दिल्ली मुलाकात कर रहे हैं। क्या प्रयोजन हो सकता है? गलवान को भूल गए। 43,500 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जे में है जी। उसकी बातचीत आज से चल रही है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच के जो अफसर होते हैं वो बैठते हैं, और क्या कहा था, ना किसी ने हमारी एक इंच ज़मीन ली है और ना कोई घुसा है। जब किसी ने ज़मीन ली नहीं, ना कोई घुसा है, तो फिर चीन और भारत की सेना पिछले 5 साल से किस बात की बैठक कर रही है? क्या 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 कर रहे हैं बैठ के? वो मैगी खा रहे हैं बैठ के बॉर्डर पे। अच्छा वो कह दिया, देश को बता दिया, ना कोई घुसा है, ना हमारी 1 इंच ज़मीन गई है। IT सेल ने उसको फैला दिया, मीडिया ने उसे चला दिया, लेकिन हकीकत कुछ और ही। देश ने मान लिया। ये है समस्या और बहुत सारी है, और ख़ास तौर पे समस्या का बेस जो है वो नारे ही होते हैं। एक नारा और बड़ा चलता है, आपने जो बात की RSS चाइना के साथ बैठ के मीटिंग कर रहा है और चाइना ने हमारी ज़मीन कब्जाई हुई है। ये जो RSS है या हिंदुत्व हार्डलाइनर्स की जो पॉलिटिक्स है, वो हमेशा अखंड भारत की बात करती रही। अखंड भारत मतलब अलग अलग इसकी थ्योरीज हैं, कौन कौन से देश होंगे। मेजर तौर पे हो सकता है एक आध देश में भूल जाऊं, लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, ये सब कुछ मिला लिया जाएगा और अखंड भारत का सपना जो है पूरा होगा। नरेंद्र मोदी अभी सोमनाथ गए थे, आपने वो वीडियो देखी होगी ट्विटर पे, हनुमान जी हवा में उनको मोदी जी उड़ा रहे थे, हालांकि विपक्ष का नेता करता तो बड़ी खबर बनती है। अखंड भारत का नारा वहां भी दिखा, अखंड सोमनाथ, अखंड भारत। भाई देश के अंदर ये माहौल है कि मुसलमान जो भी हैं वो आतंकी होते हैं, मुसलमानों से नफरत करने के लिए प्रोपेल किया जा रहा है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश अगर मिल गया तो मुसलमानों की आबादी तो अच्छी खासी हो जाएगी। तो अखंड भारत आप झेलोगे कैसे? दूसरी बात, अखंड भारत आप बना लेंगे तो क्या ये जो अन्य देशों के साथ जो आपने अभी बात की, सुपर पावर्स के साथ, अमेरिका हो गया चाहे चाइना हो गया, हमारे जो रिलेशंस हैं, क्या ये शांत हो पाएंगे? और शांत का मतलब क्या हम अपनी ताकत के साथ उनके सामने खड़े हो पाएंगे? क्या लगता है आपको? जो जितने मूर्ख लोग हैं ना इस देश में, जो व्हाट्सएप इंस्टा सिलेबस पढ़ते हैं, ये नारा उन लोगों के लिए है, अखंड भारत। उन लोगों को ये नहीं पता इसका मतलब क्या है। जो आपने बताया ना कि इसका मतलब ये है कि आप बांग्लादेश और पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिला दो तो अखंड भारत बन जाएगा, ठीक है। इस देश के 20-22 करोड़ मुसलमान तो उनसे जेलें जा रहे हैं, उनको तो आतंकवादी कहते हैं ये, और तुम मिलाओगे पाकिस्तान को। अरे बांग्लादेश तो बनाए हिंदुस्तान ने है, उसको कैसे मिलाओगे तुम? ठीक बात है, वो तो आपकी अचीवमेंट है, वो तो लिखा हुआ है इतिहास के सुनहरे अक्षरों में कि हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को तोड़ के बनाया बांग्लादेश।
तो अगर इन मूर्खों को ये पता लग जाए कि अखंड भारत की परिभाषा क्या है, तब उनसे पूछना, लेकिन वो मानेंगे नहीं। यार पता क्या है, देश की राजधानी दिल्ली में एक आत्मघाती हमला होता है। आज तक नहीं पता कौन था, कहाँ से आया था, किसने जिम्मेदारी ली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं पता। उससे पहले मई में पहलगाम की घटना होती है, गलवान होती है, और भाई पहलगाम हो गया, गलवान हो गया, पुलवामा हुआ, पुलवामा, उरी, पठानकोट, जी, ये सब आतंकी घटना ही नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में आत्मघाती हमला, लाल किले के सामने, लाल किले के सामने। इसका जवाब दो, तब बनेगा अखंड भारत। पुलवामा में इतना आरडीएक्स कहाँ से आया था? पहलगाम में ये लोग कैसे घुसे? दिल्ली में आत्मघाती हमला कैसे हुआ? कोई जवाब है? आज तक दिया है? कोई आधिकारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हो या देश को बताया हो कि ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या इनका मकसद था, क्या इनकी मंशा थी? कुछ भी नहीं। जिस दिन इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे, हम बन जाएंगे अखंड भारत। क्या दिक्कत है उसमें? आप जवाब मांग रहे हैं, लोगों को फिल्में मिल रही हैं। हाँ, कभी धुरंधर, अब पार्ट 2 का भी वेट कर धुरंधर रहा भी हूं। बनेगी, फिर उरी भी बनेगी, फिर वो विक्की कौशल जाएगा, हेलीकॉप्टर से लैंड करेगा पाकिस्तान में, और फिर वो सारे बंकर उड़ा देगा और लोग ताली बजाएंगे। तो बोला हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। तो पिक्चर कुछ दिखाई जा रही है, कुछ हकीकत में कुछ और चल रहा है। बहरहाल इंटरनेशनल मामलों पे बड़ी बातचीत हो गई, ज़्यादा होगी आज। थोड़ा सा देश के अंदर, जबकि मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है। देखिए सब्जेक्ट नहीं है तब तो पूरा शो निकल रहा है। सब्जेक्ट जिस पे होगा उस पे सोचिए। तो जो सब्जेक्ट है उस पे बात करते हैं। आपने एक ट्वीट किया आदेश जी कि कांग्रेस का नेतृत्व कई राज्यों में अध्यक्ष बदलने की प्लानिंग कर रहा है। तो इधर असम में स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाए जाना प्रियंका गांधी को, और अब जो आप कह रहे हैं कि कई राज्यों में अध्यक्ष बदलने की बात हो रही है, उसी उपक्रम का हिस्सा है क्या ये? प्रियंका गांधी पे हम लोग कम बात करेंगे क्योंकि वो फिर कंटेंट ना रिपीट होता है, फिर दर्शकों को शिकायत होती है। देखिए, मैंने कल भी एक ट्वीट किया था। मैंने उसमें लिखा कि प्रियंका गांधी, मुझे याद नहीं आता कि कभी गांधी परिवार से किसी व्यक्ति को इतना सीमित रोल दिया गया हो कि एक राज्य का स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन। तो वो जो है बेसिकली पिछले 6 साल में दूसरी बार प्रियंका गांधी के ब्रांड को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। मैं इस पर सिर्फ आज इतना नहीं कहना चाहता हूँ। अब आपने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष, देखिए कई सारे राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष पेंडिंग पड़े हुए हैं। उसमें छत्तीसगढ़ है, उसमें राजस्थान है, उसमें गोवा है, और 1-2 स्टेट्स और भी हैं। तो उस कड़ी में, तो मैंने इसमें लिखा था, उस कड़ी में क्या हुआ कि पिछली बार जब छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष बने दीपक बैज, तो भूपेश बघेल चाहते थे कि उनके जो नज़दीकी हैं उमेश पटेल वो बन जाएं, तो वो किन्हीं कारणों से नहीं बन पाए। अब स्थिति क्या है कि उधर टी.एस. सिंहदेव, इनको बाबा कहते हैं, उधर से वो बनना चाहते हैं कि भाई वो आपने मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया, कम से कम मुझे प्रदेश बनाओ। और इधर जो है उमेश पटेल, वो फिर से भूपेश बघेल के कैंडिडेट हो गए। देवेंद्र यादव भी कोशिश कर रहे हैं शायद। देवेंद्र यादव का नाम अभी दिल्ली में नहीं आया है, ठीक है। कोशिश तो हर नेता करना भी चाहिए। और देवेंद्र यादव की समस्या ये है आज की स्थिति में कि वो पहले काफ़ी क्लोज थे भूपेश बघेल के, अब शायद नहीं है, वो दूसरे खेमे में चले अभी वो टी.एस. बाबा के कार्यक्रमों में जा रहे हैं। वो टी.एस. बाबा नहीं, मैंने देखा नहीं, मैंने सुना किसी से, क्योंकि वो स्टेट की पॉलिटिक्स में ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ। तो अब स्थिति ये होगी है कि एक तरफ टी.एस. बाबा है और एक तरफ कैंडिडेट है भूपेश बघेल के उमेश पटेल। तो सपोज करके देखो, अज्यूम करो, अगर टी.एस. बाबा अध्यक्ष बन जाएंगे तो भूपेश बघेल की जो राजनीति है उस पर उसका गहरा असर पड़ेगा। यानी एक तरफ से ऐसा हो जाएगा कि आपने 2026 में अगर टी.एस. बाबा को बना दिया प्रदेश अध्यक्ष, तो 2028 का जो चुनाव होगा वो उनकी लीडरशिप में होगा, और वो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे सीएम का फेस जी। तो मुझे इसके होने की संभावना कतई नहीं लगती। बाबा तो नहीं आएंगे छत्तीसगढ़ में, जितनी मेरी सोच है, राजनीतिक समझ है, इसको जो मैंने बताया आपको डिकोड करके, वो ये है कि ऐसा होता हो मुझे कतई दिखाई नहीं देता, क्योंकि भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के महासचिव हैं, और प्रियंका गांधी के काफ़ी क्लोज हैं। पंजाब का उनके पास चार्ज है। 27 में वहाँ चुनाव होगा,
मार्च में, और उसके बाद वो 28 के लिए सीधा छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे। अगर टीएस बाबा के जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, अगर वो उनका नाम पीछे करके किसी और का नाम दे देते हैं उनके ग्रुप से, तो संभावना हो सकती थी, बेहतर रहती। फिर क्या होता, भूपेश बघेल के कैंडिडेट वर्सेस बाबा के कैंडिडेट। हाँ, अभी तो आप भूपेश के कैंडिडेट के सामने अगर आ रहे हैं तो वैसे खुद ही भी आ रहे हैं, तो थोड़ा आपने अपना राजनीतिक जो स्ट्रेचर है, कद है, उसको खुद ही कम कर लिया है। होना ये चाहिए था कि भूपेश बघेल वर्सेस टीएस बाबा। हो क्या रहा है, उमेश पटेल वर्सेस टीएस बाबा। राइट। तो इनके जो रणनीतिकार है ना, उनको थोड़ा कम ज्ञान है राजनीति का, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। और बाबा की महत्वाकांक्षा ये कहें कि थोड़ी जल्दबाजी भी ज्यादा दिखती है इसमें फिर तो। नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। देखिए, राजनीति में जो व्यक्ति है उसकी महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए, और जिसकी नहीं है वो उसमें फिर वो आग नहीं है, और सत्ता उसको मिलती है जिसमें आग होती है। ठीक है, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए सत्ता के लिए, तो एटलीस्ट ये जरूरी है। अच्छा आदेश जी, 2-3-4 महीनों के अंदर जो महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं असम और पश्चिम बंगाल, और मैं इसमें प्रियंका गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ, असम और पश्चिम बंगाल को लेकर एक संस्था का सर्वे मैं देख रहा था फिलहाल, तो असम में भारतीय जनता पार्टी लीड करती हुई दिख रही है, लेकिन कांग्रेस बहुत पीछे नहीं है। 2.5 से 3% वोट शेयर का अंतर दिख रहा है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो टीएमसी लीड कर रही है, लेकिन बीजेपी पीछे पीछे बहुत तेज गति से दौड़ रही है। 7.5-8% का गैप वहां वोट शेयर में दिख रहा है। बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है ये। लेकिन जिस तरह का नंबर भारतीय जनता पार्टी का है या पश्चिम बंगाल का पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो, उस हिसाब से स्पीड तो तेज दिखती है। फिर यहाँ ईडी वाला मामला भी तो है जो शुरुआती हिस्से में हमने बात की है। तो कुछ थोड़ा बहुत कुछ आपने डिकोड करना शुरू किया है क्या, असम का रिजल्ट क्या हो सकता है या वेस्ट बंगाल? देखिए, जो अपर असम है ना, वहाँ पे वही मेन हिस्सा है, मतलब वहाँ का। और मैं इसके बाद में हम केरल की बात भी करेंगे, इन दो के बाद। उस अपर असम में काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी है सीएम के खिलाफ, ठीक है। लेकिन सीएम ने क्या किया, डिलिमिटेशन में ना जो मुस्लिम बहुल्य सीटें थी उनको तोड़ दिया। वो लगभग 22-23 सीट होती थी, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है विपक्ष का। अब मुझे ये देखना है कि कांग्रेस पार्टी अजमल से अलायंस ना करके एक जो है असम विद्यार्थी गण परिषद, कुछ वैसी पार्टी है, जो 1-2 पार्टी और हैं, छोटी पार्टी, मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा अभी, उनके साथ अगर अलायंस करती हैं तो उनको ज़्यादा फायदा होगा। दूसरा, हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं बिल्कुल शाम दाम दंड भेद के लेवल पे, मतलब इतना ज़्यादा ट्रैक कंट्रोल कर रखा है कि पैसा भी मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। ये आपकी बात सही है कि ज़्यादा मार्जिन नहीं है, इसमें कोई दोराई नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छा काम ये किया है कि वहाँ डीके शिव कुमार, भूपेश बघेल, प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई एक स्ट्रॉन्ग टीम देके, और उस चुनाव में आपने अपनी जो पार्टिसिपेशन था वो थोड़ा सा उसको और एक्टिव कर दिया है, मतलब फुल स्ट्रेंथ टीम खेल रही है। हाँ, कि भाई ऐसे जाने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये एक चुनौती तो उनके सामने है। और अभी क्योंकि चुनाव में समय है, और जुबीन का जो मुद्दा है वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है वहाँ का, और वहाँ उनको लेके बहुत इमोशनल है लोग जी। और उस पर भी कोई खास ज़्यादा अभी तक कोई सरकार जो है वो बता नहीं पाई है कि उनकी डेथ कैसे हुई। आज बल्कि एक रिपोर्ट छपी है कि वो इंटॉक्सिकेटेड थे और उन्होंने वेस्ट जैकेट नहीं पहनी हुई थी, वो सब बातें हैं। लेकिन क्या असम की जनता इस बात पे भरोसा करेगी जो सिंगापुर पुलिस बोल रही है, ये एक बड़ा सवाल है। अब आपने कहा पश्चिम बंगाल में ये बात सही है कि वहाँ लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी का स्टेक बहुत कम है। मुझे लगता है राहुल गांधी वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर राहुल गांधी वहाँ जाके कैंपेन करेंगे तो फिर जो मुस्लिम वोट है वो टीएमसी और कांग्रेस पार्टी में बटेगा। तो इंडिया अलायंस, हालांकि इंडिया अलायंस को कभी ज़्यादा महत्व नहीं दिया ममता बनर्जी ने, लेकिन स्टेट के लिहाज से मुझे लगता है कि ऐसा कुछ रहेगा कि इंडिया अलायंस की जो सिद्धांत हैं उनको मानते हुए ममता बनर्जी को फ्री हैंड दें ताकि वो बीजेपी को हरा सके। नैतिकता ठीक है, जो है नहीं आजकल। अब आते हैं केरल पे। केरल बहुत इंटरेस्टिंग स्टेट है। वहाँ जो आप कह रहे हो कि कुछ आपने देखा है नंबर्स, कुछ नंबर्स मैंने भी देखे हैं वहाँ। और वहाँ जो एलडीएफ और यूडीएफ, जो यूडीएफ है जिसमें कांग्रेस पार्टी है और मुस्लिम लीग है, वो सब अलायंस पार्टनर्स हैं, वो काफ़ी आगे हैं। लेकिन वहाँ कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़ा मजबूत खेल चल रहा है। वहाँ क्या है, देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। इसके पीछे भी कहानी है। कहानी सुनाइए। केसी वेणुगोपाल
जी। राहुल गांधी के सबसे क्लोज प्लेयर। ट्रस्टेड क्लोज प्लेयर जो दिल्ली में इतने बड़े नेता हैं, और रमेश चन्नीथला और वी डी सतीशन, ये दोनों वहाँ के बड़े नेता हैं। जी। पैन केरला 120 सीटों की विधानसभा है, 61 सीटों का आपको मैजिक नंबर है ये। मैजिक नंबर है। अब ये मत सोचना कि अगर वेणुगोपाल राहुल गांधी के क्लोज है तो वो सीएम बन जाएंगे राहुल गांधी के कहने पे। राहुल गांधी कभी किसी को सीएम नहीं बनाते। उनका इतिहास ये कहता है, सचिन पायलट देख लो कि ऑब्जर्वर भेज जो क्लोज है वो सीएम नहीं बन पा रहा। ऑब्जर्वर भेज दो, हाँ। देखो विधायक क्या कहते हैं। विधायकों ने कहा कि ठीक है अशोक गहलोत। सिंधिया जी को देख लो, कमलनाथ। राहुल गांधी कभी किसी को लेके इतने ज्यादा आगे नहीं बढ़ते कि वो उसको सीएम बना देंगे। तो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि सीनियर ऑब्जर्वर भेजो और विधायकों से पूछो। उनकी एक आदत है, वो जब उनके ऊपर आती है ना कि आपको फैसला करना हो, ऐसे हाथ झाड़ते हैं, जेब में हाथ डालते निकल लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वेणुगोपाल राहुल गांधी के कहने पे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब वेणुगोपाल वहाँ गेम क्या खेल रहे हैं, स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री को बनाया, उनके काफ़ी क्लोज हैं वो वेणुगोपाल के बनवाया घुमा के सोनिया गांधी के थ्रू। ठीक है, लेकिन आदमी उन्हीं के हैं उधर। अब क्या होगा, अब नंबर क्या चाहिए आपको, अगर आपका 60 मैजिक नंबर है तो आपको कम से कम 40 विधायक तो चाहिए जो आपका नाम लें जी। तो अगर वो 10-15 टिकट दिलवा देते हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को थ्रू मिस्त्री, तो वो उनका नाम लेंगे। और बाकी वो खेल खेल रहे हैं अलायंस पार्टनर में, ओके, ताकि वो लोग भी ये कहें कि नहीं हम चाहते हैं कि वेणुगोपाल मुख्यमंत्री हो। समझ रहे हो, तो बड़ा खेल खेल रहे हैं। बड़ा खेल खेल रहे हैं। एक खेल है कांग्रेस के भीतर का और एक खेल है अलायंस पार्टनर का। मतलब इंटरनल कम्युनिकेशन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन दोनों चला रहे हैं। वो सब मिला के अगर ये मुख्यमंत्री बन जाएं तो बन जाएं। लेकिन फिर वही बात आएगी कि रमेश चन्नीथला, वी डी सतीशन, ये लोग बहुत पावरफुल लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं जिनकी पकड़ है। दूसरा, केरल में एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि वहाँ मोटा मोटा सबको पता है कि किस सीट से कौन लड़ेगा, और वहाँ संगठन बहुत मजबूत है। वहाँ ऐसे नहीं है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कोई भी जनरल सेक्रेटरी बन गया, ऐसे नहीं है। वहाँ सालों लगते हैं, और वहाँ का जो कैडर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब मजबूत कांग्रेस है वहाँ। हाँ, मजबूत कांग्रेस है। अब ये कहूँ ना कि असली कांग्रेस है। और केरला लॉबी बहुत पावरफुल भी है। केरला लॉबी ने ही तय किया था 2019 में कि राहुल गांधी वायनाड से लड़ेंगे। कौन, ए.के. एंटनी, ओमन चांडी, वेणुगोपाल, एक बहुत वफादार व्यक्ति हैं गांधी परिवार के विंसेंट जॉर्ज, एक राहुल गांधी के नज़दीकी व्यक्ति हैं बैजू, और एक लंबी फेरिस्त है माधवन, जिनका निधन हो गया अभी हाल ही में। केरल के लोगों का एक बड़ा ग्रुप है जो बहुत पावरफुल है। तो इतना आसान नहीं होगा वेणुगोपाल के लिए सीएम बनना। केरला पे आपने लंबी बात की अभी, शशि थरूर का नाम नहीं आया। कुछ है स्टेक कि नहीं है उनका? देखिए, राजनीति में सबके स्टेक होते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के सिटिंग सांसद हैं। एक लास्ट मीटिंग जो हुई थी स्टेट में, वहाँ उसमें मौजूद थे वो, और शहर के पॉपुलर नेता हैं। अब जैसे मैंने बताया, शहर के, हाँ, शहर के पढ़े लिखे लोगों के, जैसे मैंने बताया आपको कि वेणुगोपाल कितना महीन खेल खेल रहे हैं सीएम बनने के लिए, और कितना महीन रमेश चन्नीथला और वी डी सतीशन खेल रहे होंगे, तो उसमें थरूर साहब कहाँ टिकेंगे? वो इतनी महीन पॉलिटिक्स नहीं कर सकते ना कि विधायक भी मैनेज कर लें, टिकट भी मैनेज करवा दें। वो अपने पार्लियामेंट को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी मैंने क्या कहा कि मोटा मोटा सबको पता है कि कौन सी सीट पे कौन लड़ेगा। वहाँ ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा स्कोप ही नहीं है मैनिपुलेशन का। तो थरूर साहब कहीं न्यूटोनियन फिजिक्स में घूम रहे हैं, यहाँ क्वांटम फिजिक्स का भी क्वांटम चल रहा है। बहरहाल क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। जो चीज़ें हो रही हैं उस पर हमने चर्चा की, और बहुत सारी जगहों पे यात्राएं की हैं, और कई चीज़ें आज लंबी यात्रा हो गई है। आज लंबी यात्रा हो गई है, वो विदेश थकावट महसूस हो रही है। बहरहाल आपको थकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत सारा होमवर्क दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें लिख कर देने की बात की आदेश जी ने शो में। आप इन बातों से कितना सहमत हैं
या कोई सवाल आपके मन में पैदा हो रहा है तो वो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, ताकि हम समझें कि आप देख सुन रहे हैं और देखते सुनते हुए पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं हमारी चर्चा में। ये हम चाहते हैं कि आप ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया शो देखने के लिए, और आदेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया Thank you, चर्चा नीरज करने जी। के लिए। धन्यवाद।